हेलो, नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वो वाक्य का है। इससे पहले हमने समास के बारे में पढ़ा, ठीक है? ये जो वाक्य का टॉपिक है, ये मैंने इसलिए भी शुरू किया है कि ये जो अभी हरियाणा का टेट का जो एग्ज़ाम है, उसमें हर सेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाना ज़रूरी समझा। ठीक है बेटा, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक वाक्य से संबंधित है उसके बारे में जान लेते हैं। वाक्य वाक्य की अगर परिभाषा की बात करें तो पदों का वह समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य किसको कहेंगे? कि पद पद क्या होते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, क्रिया है। तो ये सभी अगर अपने क्रम में आ जाए, ठीक है, क्रम का मतलब कि कोई भी जहां उसकी जरूरत है वहां पर ही उसका प्रयोग किया जाए, तो और वो वाक्य सार्थक होना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि पदों का जो समूह है वो सही जगह पर प्रयोग किया गया है, तो उसको उस व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं वाक्य के तत्व, अंग और भेदों की बात। तो इसके जो तत्व की अगर हम बात करें तो इसके 6 तत्व होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। इसके बाद इसके अंग कितने होते हैं? अंग इसके 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि रचना या बनावट के आधार पर तो रचना या बनावट के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपका टॉपिक उठाया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके 6 टॉपिक होते हैं। 8 होते हैं बेटा, ये कंफ्यूज थी मैं, इसमें 8 होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्वों की अगर हम बात करें कि वाक्य जो है वो किस प्रकार से बनना चाहिए, क्या क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले क्या है? सार्थकता। सार्थकता, अब ये सार्थकता क्या है? कि कोई भी वाक्य हो, जब सामने वाले के किसी व्यक्ति के सामने आप जब बोल रहे हैं तो आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, यानी सार्थक होना चाहिए। तो उसकी योग्यता क्या हो गई? सार्थकता हो गई। जैसे राम घर जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूरा वाक्य सामने वाले को दिख भी रहा है, समझ में भी आ रहा है कि ठीक है पूरा वाक्य है और सार्थक है, समझ में आ रहा है कि क्या है इसका अर्थ होगा। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका? दूसरे नंबर पर आपका आता है, ये है आकांक्षा। ये आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा होती है कि हम किसी वाक्य को इस प्रकार से बोले कि वो जो व्यक्ति है सामने वाला वो जानने का इच्छुक हो कि आगे क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कहा था, मैंने कहा था कि, अब ये जो मैंने कहा था, ये जब कोई व्यक्ति, मैं बोल रही हूं कि मैंने कहा था, तो ये जो मैं बोल रही हूँ मैंने कहा था, आपने सुना तो आपके अंदर एक इच्छा सी प्रकट हुई होगी कि भाई क्या कहा होगा, है ना? तो ये जो इच्छा है या आकांक्षा है, वही है ये वाक्य का दूसरा तत्व, कि मैंने कहा था कि वहां न जाएं, वहां न जाएं। ठीक है, इस प्रकार से। इसी तरह से अगला जो वाक्य है वो देख लीजिए, तीसरे नंबर का वाक्य है जो है आसक्ति, या इसको लगाव भी कहते हैं,
इसको कहते हैं निकटता। अब ये निकटता क्या है कि भाई कोई भी वाक्य हो, मैंने बोल दिया राम और मैं फिर चुप हो गई, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं बोल रही हूं जाता, फिर शांत हो गई, फिर बोल रही हूं कि है, ठीक है, समझ रहे हैं कि मैंने किसी भी वाक्य को लिखा, फिर छोड़ दी जगह, फिर लिख दिया, फिर जगह छोड़ दी, तो निकटता कहाँ गई? नहीं है ना निकटता यहाँ पे। अब ये निकटता होनी चाहिए वाक्य में, तभी वो वाक्य है, वरना वो क्या है? शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे वाक्य को निकटता यानी नजदीकी से लिखेंगे, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। अगर ये मैं दूर दूर लिख देती हूं तो वो निकटता नहीं रहेगी, फिर वो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो वाक्य का तत्व क्या कहता है कि वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है चौथे नंबर पर? चौथा नंबर आपका कहता है योग्यता होनी चाहिए। अब ये योग्यता कैसे? योग्यता का मतलब क्या हो गया कि जो पद जहां प्रयुक्त होने वाले हैं उन्हें वहीं पर ही प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं संज्ञा यूज कर दी, कहीं आप सर्वनाम का यूज कर रहे हो जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे कि वाक्य है कि कोई भी जो शब्द है वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे एक वाक्य मैं लिख देती हूं यहां पर, जैसे हाथी ने हाथी ने दौड़ में घोड़े को पीछे छोड़ दिया। अब आप ये वाक्य देखिए, ये जो वाक्य है हाथी ने दौड़ में घोड़े को पीछे छोड़ दिया। क्या ये संभव है? क्या ये प्राकृतिक रूप से सही है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रकृति के विरुद्ध वाक्य है, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ये किस प्रकार से आना चाहिए कि घोड़े ने हाथी को दौड़ में पीछे छोड़ दिया, ठीक है, तब तो ये क्या होता? सही हो जाता, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? योग्यता के बारे में हो गई कि वो जो प्रकृति विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए वाक्य। अगला क्या है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता किस प्रकार से होगी? देखो, 4 मैंने आपको करा दिए हैं, सार्थकता, आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता, ठीक है। अगला क्या है? अगला जो शब्द है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता कि हर जो शब्द है वो क्रम में होना चाहिए, प्रत्येक शब्द अपने क्रम में हो, संज्ञा की जगह संज्ञा का प्रयोग हो, क्रिया की जगह क्रिया का प्रयोग हो, ठीक है। और योग्यता में क्या था कि कोई भी जो शब्द वाक्य है वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो देखिए, अगला है अन्वय। छठा क्या है? अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल करना, मिलाना, ठीक है। अन्वय मतलब मेल करना कि लिंग वचन और कारक के कारण जो वाक्य है वो मिलना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है अन्वय? कि लिंग वचन और कारक के कारण वाक्य मिलना चाहिए, ठीक है। वाक्य मिलना चाहिए, एक सही वे में होना चाहिए। जैसे लिंग है तो लिंग में हम उपयुक्त लिंग लगाएं, वचन है तो वचन सही लगाएं। इस प्रकार से वो जो मेल है वो सही तरीके से होना चाहिए। ये है वाक्य के तत्व। अगला आता है इसके अंग। अंग देखो आप, 6 तत्व मैंने आपको करा दिए। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे बेटा? सार्थकता,
आकांक्षा, आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता, क्रमबद्धता, ठीक है, और क्या था, अन्वय। ये मैंने आपको 6 करा दिए हैं, ठीक है। अगला आता है इसका अंग। तो देखो बेटा, इसके 2 अंग होते हैं। 2 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य, ठीक है, और एक क्या होता है भाई, दूसरा होता है विधेय, ठीक है। अब जब हम इन वाक्यों को जब हम पढ़ें तो उद्देश्य किसको कहते हैं और विधेय किसको कहते हैं? उद्देश्य जो होता है कि जिसके बारे में कहा जाए वो तो उद्देश्य हो गया, और जो कहा जाए, ठीक है, वो विधेय हो गया, ठीक है। जैसे उद्देश्य में क्या होगा, पहचान क्या है इसकी, कि वाक्य जो है उस वाक्य के बीच में कर्ता हो, ठीक है, वाक्य के बीच में क्या हो, कर्ता, और कर्ता से पहले वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्ता है ये, ठीक है, ये केवल मैं पहचान बता रही हूँ बेटा आपको। आप क्या है कि इससे आप इस ट्रिक से थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकें, ठीक है। आएगा अभ्यास से ही, 5-10 आप अपने हाथों से निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से होगा। अब देखो ये कर्ता है, कर्ता के बारे में जो पहले कहा गया है वो पूरा आधा का आधा क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है। और विधेय क्या होगा कि कर्ता के बाद क्या है, जो क्रिया है, क्या है, क्रिया, जाना है, खाना है, पीना है, कुछ भी हो, ठीक है, जो क्रिया आ जाए तो उस क्रिया से पहले का जो भी पार्ट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, विधेय होगा, ठीक है। ये तो इसकी पहचान है मोटा मोटी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें जो है एक मैं वाक्य आपको बता देती हूं लिखकर, उदाहरण के रूप में देखो, जैसे वाक्य है, सुंदर भारत का स्वप्न देखने वाला, देखने वाला नेता, देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता, ढूंढे नहीं मिलता, ये वाक्य है एक, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, कर्ता ढूंढोगे। अब कर्ता क्या है कि जिसके बारे में बात की गई है, ढूंढो किसके बारे में बात की गई है, नेता के बारे में। किसके बारे में बात की गई बेटा, नेता के बारे में। तो ये नेता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कर्ता है, इसलिए ये क्या हो गया, उद्देश्य, ठीक है बेटा। अब उद्देश्य यानी इस कर्ता से पहले जो भी कहा गया है वो सारा किस में आएगा, उद्देश्य में आएगा, ठीक है। अगला क्या है, क्रिया ढूंढनी है हमें। क्रिया क्या है, मिलता, मिलना क्रिया हो गई ना, ठीक है। अब इस क्रिया से पहले का जितना भी ये वाक्य है, जितने शब्द हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विधेय के अंतर्गत, यानी कि ये सारा क्या हो गया, आपका विधेय हो गया, ठीक है। यानी कर्ता से पहले आने वाला पूरा कर्ता सहित उद्देश्य है, और पीछे का क्या हो गया, विधेय हो गया। और यदि इन्हें भी हमें छांटना पड़े तो हम इसमें लिंग, संज्ञा, वचन, कारक, इन सभी को अलग अलग करके छांटते हैं, ठीक है, ताकि ये उसमें आता है पद परिचय में, ठीक है। अभी का ये वाक्य का तरीका इसमें नहीं है, ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखें। अगला देखिए, उद्देश्य और विधेय दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बेटा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा मिले इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला इसमें क्या आता है, रचना या बनावट के आधार पे। अब देखो, उद्देश्य विधेय हमारा हो गया, समझ में आ गया। कर्ता हो, कर्ता से पहले का जितना भी पार्ट होगा वो किस में होगा, उद्देश्य में। विधेय क्योंकि हमें क्रिया के बारे में जानना है, तो क्रिया से पहले और कर्ता के बीच में जो शब्द होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, विधेय में आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य,
दूसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य, ये भी एग्जाम में आते हैं। और तीसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। अब देखो, सरल वाक्य है, सरल वाक्य में मतलब एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य एक ही क्रिया होती है, ठीक है, एक ही क्रिया होगी, एक ही कर्ता होगा या सर्वनाम होगा। जैसे राम स्कूल गया, सरल वाक्य, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता है, हो गया, ठीक है। जैसे राधा सोती है, ठीक है, क्या हो गए, एक सरल वाक्य हो गए ना, एक ही करता है, एक ही उसमें क्रिया है, तो कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य भी कहते हैं, कि जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अगला जाता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या कहेंगे, कि जिसमें एक उपवाक्य होता है और दूसरा उस वाक्य को पूर्ण करने वाला होता है, ठीक है, उपवाक्य उसको पूरा करने का कार्य करता है। मिश्र का मतलब क्या हो गया, मिश्र का मतलब क्या हो गया, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आकांक्षा में आपको पढ़ाया था, इसी तरह से मिश्र वाक्य है। जैसे मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा उस पर आश्रित एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे लिखा हुआ है, मैंने कहा था, मैंने कहा था कि तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। जैसे शब्द है, वाक्य है, मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो वाक्य मैंने दो लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाक्य हैं, इनमें जब हम ये जो शब्द है, ये वाक्य इतना मैंने कहा था, तो सामने वाला सोचेगा कि क्या कहा था, इच्छा होगी जानने की, ठीक है। तो वो जो इच्छा जानने की होगी, ये तो हो गया पूरा सरल वाक्य कि तुम गिर जाओगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, आश्रित हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं, सामने वाला सोचेगा क्या देखते हैं, जानने की इच्छा होगी कि क्या देखता है, तो मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो तुम मेहनत नहीं करते हो, ये तो आपका निषेधवाचक वाक्य हो गया, सरल वाक्य में भी आता है, क्योंकि उसमें क्रिया एक ही है। ये अगला क्या हो गया, आश्रित हो गया, अगला क्या हो गया बेटा, आश्रित। तो ये इसकी मिश्र वाक्य की पहचान है। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ एक और या एक से ज्यादा भी आश्रित जो शब्द हैं वो हो सकते हैं, या फिर इससे कहें कि आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला जो शब्द है वो है संयुक्त वाक्य। अब ये जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे, कि जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया हो, दोनों को मिला दिया गया हो। जैसे वाक्य देख लीजिए, कि मैं आगे बढ़ा, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयुक्त का मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो जहां हम दो सरल वाक्यों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों जो सरल वाक्यों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह जैसे मैं, जैसे मैं आगे बढ़ गया और तू पीछे रह गया।
अब तू पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया। दोनों ही सरल वाक्य हैं, इनको अलग अलग भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें बनाना है संयुक्त वाक्य, अब जब संयुक्त वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ेंगे किससे, और से, ठीक है। दोनों को किससे जोड़ेंगे, और से, ठीक है। अगला देखिए, इसमें जैसे शब्द वाक्य एक और ले लीजिए। आपको आपको सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, परंतु परंतु वह अप्रिय न हो, अप्रिय न हो। अब ये है, ठीक है, कि आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। तो ये जो बोलना चाहिए और ये अपने आप में सरल हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने कर दिया, परंतु ने कर दिया। और ये लगाते ही ये वाक्य कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा संयुक्त वाक्य, ठीक है। समझ में आ गया कि संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ दो, ठीक है। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होगा और उसके साथ बाकी आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है। सरल का आपको पता ही है कि एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसमें, ठीक है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो इसका वाक्य का भेद है उसको देखते हैं। तो अगला जो वाक्य का भेद है वो देखो बेटा, इसमें देखिए अंग मैंने दो बताए, कौन कौन से, उद्देश्य बता दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा क्या बता दिया, विधेय बता दिया। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला रचना या बनावट के आधार पर क्या बताया मैंने आपको बताया इसके कितने भेद, तीन भेद, कौन कौन से, सरल वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य, ठीक है, और कौन सा, संयुक्त वाक्य, ठीक है बेटा, संयुक्त वाक्य हो गया। अगला देखिए, अगला आता है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला जो भेद है इसका वो है विधानवाचक, विधानवाचक। आपने सरल वाक्य पढ़ा है ना, सरल वाक्य उसी तरह से ही विधानवाचक है, ठीक है। सरल वाक्य की तरह ही है विधिवाचक या विधानवाचक, इसको विधिवाचक भी कह सकते हैं, विधिवाचक। अब ये विधिवाचक क्या होता है, वही सरल वाक्य है, राम जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह गंगा हिमालय से निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो सारे शब्द हो गए ये कैसे हो गए, सरल वाक्य की तरह ही हो गए। तो वो क्या कहलाएंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये कि रचना या बनावट के आधार पर बताओ कि ये वाक्य का कौन सा भेद है, ठीक है, वाक्य दे दिया जाएगा। इसी तरह से अर्थ के आधार पर कि भाई सरल वाक्य दे दिया, आपसे पूछा गया कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए पहला विधानवाचक आ गया, दूसरा इसमें देखो निषेधवाचक, निषेधवाचक। अब जैसे कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि निषेध का अर्थ क्या होता है, तो निषेध का अर्थ क्या होता है बेटा, नहीं, यानी कि हमें एक ऐसे वाक्य होने चाहिए जिसमें क्या आता हो, नहीं का प्रयोग होता हो। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, निषेधवाचक। कौन सा हो गया बेटा, निषेधवाचक, ठीक है। वह बीमार नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द आ गए वो क्या हो गए, निषेधवाचक हो गए अर्थ की दृष्टि से। विशेष ध्यान रखिएगा कि वाक्य के जो ये प्रकार है बांटे गए हैं जिनको, इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप वाक्य को पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकें कि ये अर्थ के आधार पर कौन सा भेद होगा, या तो फिर रचना या बनावट के आधार पर कौन सा भेद होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। इसमें देखिए अगला आता है बेटा प्रश्नवाचक। कौन सा आता है, प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से ही पता है क्या आना चाहिए, क्यों, किसका, कहाँ, ठीक है। और इसके साथ इस पे क्या आना चाहिए, ये निशान आना चाहिए। ये किस चीज का निशान है, कौन सा है ये है प्रश्नवाचक चिन्ह,
क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि अर्थ के आधार पर ये कौन सा भेद है वाक्य का, तो आप क्या बताओगे? कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब बता सकते हो। जैसे वह कहाँ गया। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपको क्या बताना पड़ेगा इसमें? बताना पड़ेगा कि अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर बताओ कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो आप क्या बता सकते हो? प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक। अगला देखो बेटा, अगला आता है इसमें चौथे नंबर का। चौथे नंबर का देखिए, साथ के साथ लिखते भी रहना बेटा। चौथा नंबर क्या कहता है? प्रश्नवाचक तक हो गया आपका। अगला देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, चौथा नंबर। अब ये जो विस्मयादि बोधक है, विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है? हैरानी होना, आश्चर्य होना किसी बात के लिए। ठीक है, तो विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह में पहचान आपको क्या करनी है कि उसके साथ क्या है? ये निशान लगता है। ठीक है, अब देखो, जैसे वाक्य लिखा हुआ है, अरे वाह हमारी टीम जीत गई। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है अरे वाह, तो ये किसको दर्शा रहा है? खुशी को। ऐसे वाक्य जिसमें हमें हैरानी होती है, खुशी होती है, दुख होता है, ठीक है, ऐसे जो शब्द है या वाक्य है उनमें ये चिन्ह भी लगा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक इस प्रकार से। अगला देखिए, अगला आपका है आज्ञावाचक। कौन सा है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। ठीक है, हर वाक्य, अर्थ की दृष्टि से जितने भी वाक्य हैं, हर वाक्य का पहला जो शब्द है वही अपने साथ उत्तर लिए हुए है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जैसे आज्ञावाचक है तो किसी भी चीज की आज्ञा देना। ठीक है, जैसे मेरे लिए पानी लाओ। ठीक है, जैसे दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आज्ञा, किसी वाक्य में हम किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक। अगला क्या है इसके अंदर? आज्ञावाचक के बाद दूसरा, छठे नंबर का आता है आपका, छठा जो है वो है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? अब मिलते जुलते से हैं, अगर आप देखें तो, अभ्यास करें तो समझ में आ जाएगा। आज्ञावाचक हम किसी को किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, इच्छावाचक में क्या है कि हमारी इच्छा से हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे इच्छावाचक है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये इच्छा है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, या फिर इसमें हम लिखें कि ईश्वर आपका भला करे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इच्छा। ठीक है, जैसे खुश रहो।
क्या हो गई, इच्छा हो गई। तो ये क्या हो गए, इच्छावाचक वाक्य हो गए, अर्थ के आधार पर इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अगला इसके छठे के बाद 7वें नंबर पर जो आता है वो देखिए, 7वां आपका आता है संदेहवाचक। 7वां क्या है, संदेहवाचक। अब देखो, संदेह मतलब कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य जिसमें हमें किसी बात के लिए संदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वो क्या होगा, जैसे शायद, आज वर्षा होगी। ठीक है, संदेह है ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगला क्या है, जैसे वह घर आ गया होगा। इसमें क्या है कि आ गया होगा, संभावना है, संदेह है कि वो आ गया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो आया है या आ ही गया है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, संदेहवाचक वाक्य। अगला इसमें देखिए लास्ट है, लास्ट जो वाक्य है इसमें होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेत करना, इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। जैसे वह मेरा भाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया, संकेतवाचक हो गया। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए बेटा, 8 भेद हो गए। अब इन 8 भेदों को एक बार यहां पर मैं लिख देती हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, मेरे साथ साथ आप भी एक बार दोहराते रहे। कौन सा है सबसे पहला, विधि या विधानवाचक, विधिवाचक, जो कि सरल वाक्य के बारे में ही हमें बताता है। दूसरा कौन सा है, निषेधवाचक, निषेधवाचक। तीसरा कौन सा है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। चौथा कौन सा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, पांचवा कौन सा है, संदेहवाचक। ठीक है, छठा कौन सा है, आज्ञावाचक। ठीक है, सातवां कौन सा है, सातवां है आपका संकेतवाचक। एक आपका रह गया है इसमें, आठवां, आठवां देखिए इच्छावाचक। आठवां कौन सा है, इच्छावाचक। ये इधर उधर कर दिए मैंने एक आध बेटा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। आप देखिए तत्व कितने हैं वाक्य के, 6, अंग कितने हैं, 2, रचना या बनावट के आधार पर भेद 3, अर्थ के आधार पर भेद 8। ठीक है, हो गया। अब एक बार छोटा सा टॉपिक है आपका वाक्य संश्लेषण और विश्लेषण, और वाक्य विश्लेषण। बेटा बहुत ही छोटा है टॉपिक। संश्लेषण मतलब वाक्यों, शब्दों को अलग अलग लिखा हुआ होगा, आपको उसे संश्लेषित करना है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और विश्लेषित क्या है कि प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके उसको समझना। ठीक है, ये क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। ठीक है, वैसे भी इसकी डिटेल में आपको फिर कभी पढ़ा दूंगी दोबारा से। ठीक है, ये आपका वाक्य का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपका देखते हैं अलंकार से संबंधित, जहां तक मैं अगली क्लास लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी परेशानी हो बेटा हिंदी ग्रामर से संबंधित, आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो।
ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।